हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था बेटा। हमने जितनी भी ग्लैंड्स है उन सारी ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो मेन इसमें से क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं डिजीज़ से रिलेटेड, और कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं बेटा उनसे रिलेटेड, हार्मोन के फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में एक न्यू चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है तो इसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर को, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम समझते हैं बेटा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है उसका मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज एन एबिलिटी in all organisms to produce new living beings which is similar to them, ठीक है। न्यू प्रोड्यूस्ड लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग, ठीक है बेटा। जो भी नई सेल्स बनेंगी, जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन बेटा एक एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। ग्रो हो सकती है बेटा, है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के थ्रू ग्रो जरूर हो सकती है, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास में सेल्स नहीं है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल प्रेजेंट है बेटा, है ना, वायरस को छोड़ के। नॉर्मली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल्स जो होती हैं डिवाइड करती है बेटा, है ना, डिवाइड करके क्या करती हैं, नई सेल्स बनाती हैं, ठीक। तो रिप्रोडक्शन इज एन एबिलिटी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग बीइंग्स विच इज सिमिलर टू देम, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस करके न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकते हैं, अपनी ही जैसी ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं, ठीक है। और वो कैसी होती है, बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है। जैसी वो स्पीशीज है वैसी ही उसकी ऑफस्प्रिंग दिखेगी। फिर इसके बाद है बेटा ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है। जो भी न्यू प्रोड्यूस्ड लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑफस्प्रिंग। इसके बाद में लिखते हैं बेटा हम इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की। तो इसके भी हम एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की, तो इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। ये जो है बेटा रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के चांस इंक्रीज करता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं बेटा, important for immortality of
लिविंग बीइंग। ठीक है बेटा, इमॉर्टेलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है बेटा, इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है बेटा, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता है वैसे वैसे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। और बेटा जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो इवोल्यूशन की वजह से काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, और इसी अडेप्टेशन की वजह से कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में इजीली सरवाइव कर सकता है। सेकेंड है बेटा, इमॉर्टेलिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। हर एक जो सेल है बेटा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब यही जेनेटिक मटेरियल जब एक सेल डिवाइड करेगी तो दोनों ही सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल उनके बच्चों में चलता रहता है बेटा, तो इसे क्या बोलते हैं, इमॉर्टेलिटी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है वही आगे पास हो जाता है, डीएनए आगे पास होता रहता है बेटा, तो यही क्या है, इमॉर्टेलिटी। तो हमने दोनों पॉइंट को डिस्कस कर लिया, इन पॉइंट्स को लिखो आप, फिर हम आगे लिखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंस। ठीक है बेटा, इसको रैप कर रहा हूं मैं, कुछ और इंपॉर्टेंस लिखते हैं। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। ठीक है, किसी भी स्पीशीज के अर्थ पे बने रहने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट क्रिएट्स वेरिएशन। ठीक है, इन लिविंग बीइंग्स। साथ ही साथ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये जो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या है, तो हमने देखा बेटा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए या फिर किसी भी स्पीशीज के अर्थ पे बने रहने के लिए भी जो है रिप्रोडक्शन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्शन से वेरिएशन क्रिएट होते हैं बेटा। ठीक है, और वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इवोल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, और जब इवोल्यूशन होगा तभी सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी कुछ हमने इंपॉर्टेंस देखी है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंस और लिख सकते हो आप कि ये जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी भी स्पीशीज की नंबर इंक्रीज होते हैं बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंस हैं, इन तीनों पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिए। इसके बाद में हम लिखते हैं कुछ आगे और पॉइंट्स।
ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ इसको, लिखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, तो हम स्टेप्स की फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब होता है बेटा कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड है बेटा सेल डिवीजन। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेल डिवीजन। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव बॉडीज का मतलब क्या होता है बेटा, गैमेट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉडी का मतलब क्या होता है, गैमेट्स। इसके बाद 4 डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू जाइगोट। ठीक है, और जो यही रिप्रोडक्टिव बॉडी है बेटा, यही जाइगोट की फॉर्म में डेवलप होती है और यही बाद में एम्ब्रियो की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बेटा बेसिक फीचर्स क्या है रिप्रोडक्शन के। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो बेसिक फीचर्स क्या है रिप्रोडक्शन के, सबसे पहले है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, कोई भी सेल डिवाइड होने लगती है ना, गैमेट्स जब फॉर्म होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारा डीएनए है वो अपनी रेप्लिका फॉर्म करता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद में जब बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट हो जाता है एक सेल के अंदर, उसके बाद जाके सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर जब हो जाती है, तब जाके सेल डिवाइड होती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या होता है बेटा, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना। तो सेल डिवाइड हो गई। अब इसके बाद में क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो है वो फॉर्म हो रही है, मतलब यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट्स कैसे होते हैं बेटा, हमेशा यूनिसेलुलर होता है, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। रिप्रोडक्टिव बॉडीज या फिर जो गैमेट्स है ये अलग अलग होते हैं बेटा, स्ट्रक्चर में अलग होते हैं। मेल का गैमेट अलग होता है, फीमेल का गैमेट अलग होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यही जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं जब आपस में फ्यूज होती हैं बेटा, जब फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है तब जाके ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज जाइगोट की फॉर्म में डेवलप होती है, और जाइगोट आगे और डेवलप होके एम्ब्रियो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, और यही आगे एक फीटस की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक यंग वन की फॉर्म में। तो ये सारे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हमने कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या क्या टाइप हैं रिप्रोडक्शन के, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होते हैं बेटा। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 तरह के रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। वेट,
मैं इसमें इंक फिल कर लूँ। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा हम। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू लिविंग बीइंग, या बोल सकते हैं हम ऑफस्प्रिंग, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, या फिर बोल सकते हैं इसे हम गैमेट्स। ठीक है, तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के रिप्रोडक्शन मेथड्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कैसे अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से, तो हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेक्स सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और ये हमेशा कैसा मेथड है? यूनिपेरेंटल मेथड है, मतलब यहाँ पे हमेशा एक ही इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन है इस रिप्रोडक्शन मेथड के अंदर, जिसे बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे होता है अभी हम जब आगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक पेरेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूँ बेटा इसको मैं। ठीक है, लिखते हैं इसमें और आगे, इट इज मोनोपेरेंटल। ठीक है, इट इज मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन मेथड। ठीक है, मोनोपेरेंटल का मतलब क्या है बेटा कि यहां पर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहां पे कोई मेल या फिर फीमेल नहीं होता है। सोमेटिक cells are involved in this reproduction मोड। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन मोड के अंदर हमेशा सोमेटिक सेल्स ही इन्वॉल्व होती है। सो asexual reproduction is also known as somatogenic reproduction। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमेशा जो है सोमेटिक सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि हमेशा इनमें सोमेटिक सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। ये कैसा है? मोनोपेरेंटल प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पर एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखते हैं बेटा हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लिया बेटा हमने, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहां पर हमेशा एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस किया कि यहाँ पर हमेशा एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, इसीलिए इस रिप्रोडक्शन मोड को क्या बोलते हैं हम? ये कैसा है? मोनोपेरेंटल है। ठीक है, कैसा है बेटा? मोनोपेरेंटल। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाई पेरेंटल। ठीक है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई मेल है ना फीमेल है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा क्लोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी लिखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, तो पहले आप इतने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ करते हैं इसको, आगे चलते हैं हम। लिखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, ये जो है मेथड कैसा है? फास्ट मेथड है, रैपिड मेथड है, जिसमें मल्टीप्लाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब जो न्यू सेल्स बनती हैं वो काफ़ी जल्दी बनती हैं। ठीक है, इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग which is identical to their parent। और इसी आइडेंटिकल कॉपी को बोलते हैं बेटा हम क्लोन्स। बोल सकते हैं हम कि क्लोन्स का प्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, एंड क्लोन्स आर, लिख देते हैं बेटा एक क्लोन्स के लिए एक पॉइंट लिख देते हैं, क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली and genetically similar to their parent। ठीक है बेटा, क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन्स जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं बेटा। हम अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, हम अपने पेरेंट से थोड़ा अलग दिखते हैं, लेकिन हम सब क्या दिखते हैं बेटा? ह्यूमंस। ठीक है, तो हम सेम जरूर हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते जरूर है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइडेंटिकल हों। ठीक है, तो क्लोन्स जो होते हैं बेटा, क्लोन्स बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, सेम डिट्टो कॉपी होते हैं। ठीक है, जैसे एक अमीबा है, एक अमीबा अपने जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा वो सारे न्यू ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? बिल्कुल पेरेंट अमीबा के सिमिलर।
तो क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से भी बिल्कुल सेम दिखते हैं, और अगर उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखो, जेनेटिक मटेरियल देखो, तो वो भी बिल्कुल सेम होता है पेरेंट की तरह। हमारे में ऐसा नहीं होता बेटा, हमारा जो डीएनए होता है उसका कुछ एक सेगमेंट होता है, वही हमारे पेरेंट्स से मैच करता है। पूरा डीएनए हमारा पेरेंट्स से मैच बिल्कुल भी नहीं करता है, अलग होता है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का डीएनए अलग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर हमने लिखा है रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, काफी फास्ट होता है बेटा ये प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में एमाइटोटिक और माइटोटिक मोड ऑफ सेल डिवीजन। यहां पे सेल डिवीजन में कौन सा टाइप देखने को मिलता है बेटा? या तो एमाइटोटिक या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन यहां पर देखने को मिलता है। तो ये सारे हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये क्या क्या पॉइंट देखे बेटा हमने? सबसे पहले तो यहाँ पे किसी भी गैमेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, और गैमेट्स मतलब क्या है? गैमेट्स मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स फॉर्म भी हो जाए, है ना, तो कभी भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का नहीं होता। कुछ हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन गैमेट्स आपस में कभी भी फ्यूज नहीं हो पाते हैं, कभी भी फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये काफी फास्ट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको पार्चुरेट होने में काफी टाइम लगता है बेटा, मदर की बॉडी से अलग होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काफी फास्ट होता है, काफी ज्यादा नंबर में होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है बेटा, इतने ज्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि इनमें सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पर बिल्कुल क्लोन बन रहे हैं, बिल्कुल पेरेंट की कॉपी बन रहे हैं, तो जैसा पेरेंट है वैसे ही उसके अंदर ऑफस्प्रिंग में भी कैरेक्टर आएंगे। अगर पेरेंट में कोई डिफेक्ट है तो ऑफस्प्रिंग में भी वही डिफेक्ट पास हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी इवोल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से सर्वाइवल के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है ना। क्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। क्लोन्स का मतलब क्या होता है हमने समझ लिया कि क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं। यहाँ पर एमाइटोटिक या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। तो ये सेल डिवीजन के टाइप है बेटा, ये देखने को मिलते हैं हमें इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो वहां देखेंगे हम कि वहां पर अलग टाइप का सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा,
इसको रफ कर रहा हूँ मैं कुछ। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और उसके बाद में हम इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट हमें समझ में आ गया बेटा, ये सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कम ऑफस्प्रिंग बनते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है, है ना। इसकी डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा है, जैसे नो इवोल्यूशनरी चेंजेस। ठीक है, कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है बेटा। नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड। यहां पे कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ लेस सर्वाइवल चांसेस, है ना, सर्वाइवल के चांसेस काफी कम हो रहे हैं। तो ये हम देखे कि एडवांटेजेस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट, ये सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है, रैपिडली होता है बेटा। इसके बाद में सेकंड है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पर फॉर्म होते हैं, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जैसे नो इवोल्यूशनरी चेंजेस, यहाँ पे कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक और हम लिख सकते हैं, आपको नजर आएगा, वेट। ठीक है, एक और पॉइंट लिख देते हैं हम यहां पर। ठीक है, डिफेक्ट्स कैन बी पास from the parents। ठीक है, जो डिफेक्ट्स हैं वो पास हो सकते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है बेटा। यहाँ पे कोई इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, कोई डेवलपमेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस काफ़ी कम हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर पेरेंट के अंदर कोई जीन या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स है तो वही डिफेक्ट्स जो है उसके ऑफस्प्रिंग में आगे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ करते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, जिसका नाम है फिजन। ठीक है,
फिजन क्या होता है? इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सिंपल टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वो थोड़े से एडवांस टाइप के, इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आइदर डिवाइड into two or many daughter cells। ठीक है, तो बाइनरी फिजन जो है बेटा वो क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में देखने को मिलता है बेटा? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या तो दो ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा या फिर ये काफी सारी डॉटर सेल्स को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, डॉटर सेल्स का मतलब भी क्या है बेटा? ऑफस्प्रिंग ही है। ठीक है, जो नई सेल्स बन रही हैं, तो या तो दो नई सेल्स बनाएगा या फिर बहुत सारी नई सेल्स बनाएगा। ठीक है, अब बेटा हम फिजन के भी टाइप्स डिस्कस करें तो फिजन दो टाइप का होता है। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें फिजन के, तो ये दो टाइप का होता है बेटा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन, फर्स्ट क्या है बेटा? बाइनरी फिजन। और सेकंड होता है मल्टीपल फिजन। कैसा? मल्टीपल फिजन। वेट बेटा, ठीक है, दिख रहा है? तो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ये दो तरह के फिजन है, टाइप है फिजन के। फिजन का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड होना। फिजन का मतलब क्या है? डिवाइड होना। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक या फिर एक यूनिसेलुलर सेल, ठीक है, अगर दो सेल में डिवाइड होती है तो उसे बोलते हैं हम बाइनरी फिजन, और अगर बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होती है तो उसे बोलते हैं हम मल्टीपल फिजन, मतलब डिवाइड करना। अगर दो सेल बना रही है तो बाइनरी फिजन बोल देंगे उसको हम, और अगर बहुत सारी सेल्स बना रही है तो उसको बोल देंगे हम मल्टीपल फिजन। अभी हम बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिस्कस करते हैं। पहले आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, रफ करते हैं इसको बेटा। बाइनरी फिजन को डिस्कस करते हैं हम। ए लिख लेते हैं इसको, बाइनरी फिजन व्हेन अ पेरेंट सेल divided into two daughter cell, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बाइनरी फिजन। अगर जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स में तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन में होता क्या है बेटा? तो जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप का होता है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन is present in paramecium and
longitudinal binary fission may be seen in यूग्लिना। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन प्रोसेस के अंदर एक पेरेंट सेल या फिर एक पेरेंट यूनिसेलुलर सेल दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी, बाई का मतलब होता है बेटा टू, फिजन मतलब डिवाइड होना, मतलब दो सेल्स में डिवाइड होना। अब ये जो बाइनरी फिजन भी जो होता है बेटा, इसमें न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है और साथ ही साथ में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी देखने को मिलता है। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दोनों सेल्स के अंदर, तो सेल स्ट्रेच होती है, तो या तो ट्रांसवर्स एक्सिस से स्ट्रेच हो सकती है या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवीजन हो सकता है साइटोप्लाज्म का। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस से सेल डिवाइड हो रही है तो उसको बोलते हैं बेटा हम ट्रांसवर्स सेक्शन से अगर डिवाइड हो रही है सेल तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो कि देखने को मिलता है हमें पैरामीशियम में। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन अगर लेंथ के एक्सिस से डिवाइड हो रही है सेल तो इसे बोल रहे हैं हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये देखने को मिलता है बेटा यूग्लिना के अंदर। अमीबा के अंदर भी बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, लेकिन वो होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अमीबा का, कि अमीबा में किस तरीके से ये बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, ये एक पेरेंट अमीबा है। आपको पता है कि अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। ये एक पेरेंट अमीबा सेल है। ठीक है, और अमीबा कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर होता है। अब आपको पता है ये कि अमीबा एक यूनिसेलुलर है। ठीक है, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लेकिन अभी हमें उसे डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो ये है साइटोप्लाज्म, ये है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होगा? अब सबसे पहले एक सेल को डिवाइड करने के लिए जरूरत होती है बेटा कि न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहले होगा बेटा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन इन न्यूक्लियस, डिवीजन इन न्यूक्लियस। अब जैसे ही ये अमीबा की जो सेल है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ये है ना, स्ट्रेच होने लगेगा, है ना। न्यूक्लियस लेंथेंस, यहाँ पे बेटा जो न्यूक्लियस है वो कैसा होने लगेगा? स्ट्रेच होने लगेगा। इसके बाद में इसकी नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? ये अमीबा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा था। ठीक है, अभी तक साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं हुआ है। अब क्या होगा बेटा? इसके बाद वाली कंडीशन में साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? डिवीजन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होगा। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होगा तो ये सेल कैसी होगी? ये सेल बेटा इस तरीके से कॉन्ट्रिक्ट होगी, इस तरीके से कॉन्ट्रिक्ट होगी, दबेगी बीच में से और दो अमीबा सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दो अमीबा सेल में डिवाइड हो गई, दोनों न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गए और साथ ही साथ दोनों साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गए। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है डॉटर अमीबा सेल। ठीक है, क्या है ये? डॉटर अमीबा सेल। ये पेरेंट अमीबा सेल थी, इसके अंदर क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है बेटा? डिवीजन इन न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस स्ट्रेच होके दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस कैरियोकाइनेसिस के खत्म होने के बाद में
क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होना स्टार्ट होगा। साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने के लिए जो सेल है वो क्या फॉर्म करेगी बेटा, फ्यूरो फॉर्म करेगी। फ्यूरो फॉर्म करते ही ये सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर 2 डॉटर अमीबा सेल फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये आज की क्लास में बाइनरी फिजन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीपल फिजन को डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।